अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो वीडियो है इसका मकसद है कि हमने इस कोर्स में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वीक 1 से लेकर वीक 8 तक उनकी रिवीजन है। रिवीजन में हम ऑब्वियसली हम सारा तो नहीं कवर कर सकते। हम मेन पॉइंट्स देखेंगे जो टॉपिक्स थोड़े से डिफ़िकल्ट थे और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो जो हम स्टार्ट लेंगे, हम वीक 1 से स्टार्ट करते हैं। वीक 1 में हमने सी शार्प की कलेक्शंस के बारे में पढ़ा था। मेन हमने इस कलेक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। ये थ्योरेटिकल था तो इसलिए इसको हम दोबारा टच नहीं करेंगे। फिर हमने कलेक्शन के अंदर 6 क्लासेस को डिस्कस किया था और इनमें सबसे पहले एरे लिस्ट थी, फिर बिट एरे थे, स्टैक एंड क्यू, हैश टेबल एंड सॉर्टेड लिस्ट थे। ये जो जितनी भी ये 6 क्लासेस हैं ये मतलब कोई इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग के लिए नहीं थी, बल्कि ये ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा के लिए ट्रीट करती हैं, इसलिए इसमें किसी टाइप का भी डेटा स्टोर कर सकते थे हम। सबसे पहले हम एरे लिस्ट की तरफ चलते हैं। एरे लिस्ट के अंदर मेनली जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी वो एक कैपेसिटी की थी और एक काउंट की थी। कैपेसिटी से मुराद द मैक्सिमम नंबर्स जो हम उस एरे लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। काउंट जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस टाइम एरे लिस्ट में मौजूद हैं, मींस कि ऑक्युपाइड कितनी है उसमें से, काउंट वो बताता था। फिर एरे लिस्ट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, कुछ इसके फंक्शंस थे, जिस तरह एरे लिस्ट में वैल्यू ऐड कैसे करनी है। ठीक है, तो ऐड का एक फंक्शन था जो कि एरे लिस्ट में डेटा ऐड करता था और डेटा ऐड हमेशा एंड पे करता था, आप समझे, अपेंड करता था। ऐड रेंज ये एक पूरी एरे को दूसरी एरे लिस्ट में ऐड करने के लिए हमें ऑप्शन देता है। क्लियर का मतलब है कि एंटायर एलिमेंट्स को रिमूव कर दें आप। कंटेन्स, अगर हमने किसी एरे लिस्ट में किसी एलिमेंट को सर्च करना हो, ठीक है, तो हम कंटेन्स का फंक्शन कॉल करते हैं। इसी तरह ये मज़ीद कुछ फंक्शंस थे। इसमें रिमूव इम्पॉर्टेंट है और इंसर्ट जो था वो आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पे वैल्यू ऐड कर सकते। मसलन आप कहते हैं यार मुझे सबसे फ्रंट पे वैल्यू ऐड करनी है या इंसर्ट करनी है, तो आप इसमें इंडेक्स नंबर 0 पास कर दें। अब ये जो इंसर्ट का फंक्शन है, अगर इसको आप इनवैलिड इंडेक्स नंबर देंगे, मतलब मैंने -5 इंडेक्स नंबर दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, और इसी तरह रिमूव है, अगर आपको वैल्यू पता है वो वैल्यू आपने रिमूव करनी है तो रिमूव का फंक्शन। अगर वैल्यू नहीं पता, इंडेक्स नंबर से करनी है, ठीक है, मीन्स के लोकेशन से 0 बेस्ड, तो फिर आप इसको रिमूव ऐड से करेंगे। इसी तरह एक रिवर्स का फंक्शन है जो एंटायर लिस्ट को रिवर्स कर देता है। एक सॉर्ट का फंक्शन है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। ये एक एग्जांपल दी जिसमें सिस्टम डॉट कलेक्शन की नेम स्पेस हमने ऐड की थी। फिर इसके बाद हमने एरे लिस्ट में कुछ रैंडम वैल्यूज़ ऐड के फंक्शन के थ्रू ऐड की, अपेंड करता है ये इनफैक्ट। फिर हमने कैपेसिटी चेक की और काउंट चेक किया इसका। ठीक है, और इसके बाद हमने पूरी इंटायर लिस्ट को प्रिंट किया, क्योंकि इंटीजर टाइप थी इसलिए हमने अनबॉक्स किया इंट में, और या वी भी लिख दें तब भी चलेगा। फिर हमने इसको सॉर्ट करके दोबारा प्रिंट किया। ठीक है, तो हमें जो आउटपुट मिली वो कुछ इस तरह से मिली। नेक्स्ट हमारी क्लास थी स्टैक की। स्टैक की क्लास जैसे सबको पता है कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट है। तो स्टैक के अंदर भी हमारे पास जो क्लास है, ये कलेक्शन क्लास है, इसके अंदर भी हमारे पास एक काउंट का प्रॉपर्टी है जिसको वेरिएबल कह सकते हैं, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है कि स्टैक में कितने हैं। स्टैक के अंदर भी जो मेन फंक्शन है वो पुश है और पॉप है। ठीक है, वैल्यू ऐड करनी हो स्टैक में तो पुश करते हैं, वैल्यू रिमूव करनी है या गेट करनी है तो पॉप होता है। पीक और पॉप सेम है। ठीक है, पीक भी वैल्यू रिटर्न करता है जो सबसे लास्ट आपने पुश की है, और पॉप भी वही करता है, लेकिन ये कि पीक रिमूव नहीं करता, सिर्फ आपको बता देता है कि ये टॉप पे पड़ी है, और पॉप जो है वो टॉप पे जो पड़ी है उस वैल्यू को भी दे देता है आपको, और रिमूव भी कर देता है लिस्ट में से। क्लियर, पूरी इंटायर स्टैक को क्लियर कर देता है। ठीक है, ये स्टैक का एक फंक्शन है जिसमें हमने कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज़ पुश की हैं, फिर हमने स्टैक को प्रिंट किया है, पर मज़ीद कुछ वैल्यूज़ पुश की हैं। अच्छा, इसमें डुप्लीकेट का चेक नहीं है, तो इसलिए अगर आप एक वैल्यू को बार बार पुश कर दें तो तब भी ये जो है ना एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, फिर हमने पीक मीन्स के चेक किया है कि कौन सी वैल्यू है, इसमें एज आ जाएगा, और फिर हमने इसको प्रिंट किया। फिर हमने नीचे जो उनसे है स्टैक में से कुछ वैल्यूज़ पॉप की हैं, उसके बाद स्टैक का स्टेटस दोबारा प्रिंट किया। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली इसकी आउटपुट है स्टैक की। फिर इसके बाद क्यू है। क्यू में भी हमारे पास एक काउंट की प्रॉपर्टी है। क्यू में एन क्यू और डी क्यू का फंक्शन है। कंटेन्स का फंक्शन है, बताता है कि क्यू में कोई वैल्यू मौजूद है कि नहीं। अगर आप डुप्लीकेट नहीं इंसर्ट करना चाह रहे तो आप एन क्यू करने से पहले कंटेन्स को चेक कर लें।
अच्छा, ये सारे फंक्शन जो भी अभी तक हम देख रहे हैं सारे वर्चुअल फंक्शंस हैं। इसका मतलब ये है कि आप इनको ओवरराइड कर सकते हैं। मसलन आप NQ के फंक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि जब मैं वैल्यू NQ करूं तो स्टैक के अंदर पहले से मौजूद है, तो वो स्टैक के अंदर NQ ना हो, स्किप हो जाए, तो आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल फंक्शन मीन्स कि इसकी लॉजिक को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये हम पढ़ चुके थे, और आप इसकी अगर डिटेल लेक्चर में देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये अब आप क्यू में NQ कर रहे हैं, फिर क्यू को प्रिंट कर रहे हैं, फिर NQ किए कुछ वैल्यूज़, फिर प्रिंट किया, और फिर हमने एक वैल्यू DQ की, क्योंकि हम स्टैक में कैरेक्टर कर रहे हैं तो इसलिए DQ भी कैरेक्टर में कन्वर्ट करके कर रहे हैं। लाजमी नहीं एज ए ऑब्जेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बताने के लिए है कि ये अनबॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसकी नीचे आउटपुट है। अब इसमें हमारे पास जो इस वीक में हमारे पास 4th क्लास थी, वो बिट एरे थी। बिट एरे बेसिकली बूलियन टाइप की एरे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बूलियन टाइप की एरे से मुराद ये है कि ट्रू फॉल्स की एक एरे है, ठीक है, या 0 1s की। मतलब आप सिंपल ये समझ लें कि ये बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 4 है, 4 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप लिखते हैं 1 0 0, ठीक है। अगर आप 4 को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप लिखते हैं 1 0 0। ये 3 बिट रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम इसके लेफ्ट पे एक 0 लगा दें तो 4 अभी भी ये स्टिल 4 है, ठीक है, लेकिन ये 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में है। अगर हम 4 और 0 लगा दें तो अब ये टोटल लेफ्ट पे जो 5 0 है इनकी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सारा मिलके आपका स्टिल 4 ही है, लेकिन ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो अगर हम C# में इसी तरह की कोई वैल्यूज़ को बूलियंस में स्टोर करना चाहें, लाइक सिंपल कोई नंबर को हम कोई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो हम बिट एरे को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बिट एरे में आप 8 बिट रिप्रेजेंटेशन 16, 32 एंड 64 कर सकते हैं बाय यूजिंग डेटा टाइप बाइट, जो कि 8 बिट का होता है। फिर आपके पास शॉर्ट होता है जो 16 बिट का होता है, फिर इंट होता है 32, फिर लॉन्ग होता है 64 बिट का। तो इस डेटा टाइप के हिसाब से आप उतने नंबर ऑफ बिट्स की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं जितनी आप चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसकी बिट एरे का भी काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, ठीक है, इसका काउंट की प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद हमारे पास इसके अंदर मेन जो फंक्शन है एंड गेट का है, ठीक है, ये बिट वाइज एंड ऑपरेशन है। मतलब आप 2 बिट एरेज का एंड ले सकते हैं, मसलन एक बिट एरे में 4 पड़ा हुआ है, दूसरी बिट एरे में 7 पड़ा हुआ है बाइनरी शक्ल में, ठीक है। उन दोनों को आप एंड करके इसका रिजल्ट एक और बिट एरे में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह इसमें एक, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि ये एक सील्ड क्लास है बिट एरे, और दूसरी इसके फंक्शन के साथ वर्चुअल नहीं लिखा हुआ, इसलिए आप इसको ना ओवरराइड कर सकते हैं ना इनहेरिट कर सकते हैं इस क्लास को। इसके अंदर हमारे पास नॉट का एक फंक्शन है मेन, ठीक है, जो पूरी बिट एरे का नॉट कैलकुलेट करता है। मसलन अगर मैं मिसाल लूँ कि जी मेरे पास अगर लेट्स सपोज लिखा हुआ है 0 1 0 0, तो इसका नॉट क्या होगा, इसका नॉट बनेगा 1 0 1 1, ठीक है। तो ये वाला काम करता है। तो लेकिन ये कि सबसे मिनिमम प्रेजेंटेशन 8 बिट की होगी, तो 8 बिट का अगर डेटा दे रहे हैं तो फिर 8 बिट का नॉट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह 16, 32 एंड 64 भी कर सकते हैं। अच्छा जी, बिट एरे का और भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिट एरे के थ्रू, ठीक है ना, और गेट भी है। इसी तरह इसमें XOR भी है। ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने 2 बिट एरे ली, ठीक है, उसमें वैल्यूज़ एक बिट एरे में 60 ऐड की, दूसरे में 13 ऐड की, ठीक है। ये हमने ऐड किए 60 और 13। अब ये हमारे पास बाइट टाइप का डेटा, इसका मतलब है कि ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि पहले को प्रिंट किया, ठीक है, फिर हमने दूसरी बाइनरी को प्रिंट किया, मीन्स के बिट एरे को प्रिंट किया ये, और फिर दोनों का हमने एंड अप्लाई किया, एक थर्ड वेरिएबल आ गया, इसको प्रिंट किया, तो ये आपके पास इन दोनों का एंड प्रिंट करेगा। इसी तरह पहली वाली जो बिट एरे थी उसका हमने और लिए दूसरी के साथ, और उसको प्रिंट इसमें स्टोर किया और नीचे प्रिंट किया, ठीक है। इसी तरह आप और नॉट ले सकते हैं, XOR लेके कैलकुलेट। ये जो डेटा आ रहा है ये देखें, ये फॉल्स ट्रू इस तरह आ रहा है, ठीक है, ये बाइनरी में आ रहा है। आप इसको 1 0 में भी कर सकते हैं। मैंने इसकी एक एग्जांपल आपको वीडियो में और लेक्चर में दी हुई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं वीक 2 की तरफ। वीक 2 में हमने नेक्स्ट 2 क्लासेस देखी थी जो इम्पॉर्टेंट थी इन फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में। वो थी हैश टेबल
ठीक है, पहली क्लास, और फिर सॉर्टेड लिस्ट थी। ये दोनों जो क्लासेस हैं ये की वैल्यू पेयर पे काम करती हैं। मसलन हैश टेबल में अगर आपने डेटा स्टोर करना हो तो डेटा के साथ आपको की स्टोर करनी पड़ती है। अब की जब भी वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब ये है कि वो यूनिक होगी, ठीक है, मतलब रिपीटेड नहीं हो सकती। सॉर्टेड लिस्ट भी की के बेस पे डेटा स्टोर करता है, लेकिन हैश टेबल डेटा को हैश करके स्टोर करता है, और सॉर्टेड लिस्ट जो है वो की के बेस पे डेटा सॉर्ट करके स्टोर करता है, इसीलिए नाम इसका सॉर्टेड लिस्ट है। अब हम चलते हैं हैश टेबल की तरफ। अच्छा, हैश टेबल के अंदर अगर आप देखें तो मेन हमारे पास जो है, एक तो चलें इसका काउंट है, ऑलमोस्ट सब में ये मौजूद है। हैश टेबल के अंदर इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है कीज़, ठीक है। अगर हैश टेबल में जब भी वैल्यू ऐड करते हैं तो अलॉन्ग विद की है, ये तो हमने बता दिया। अगर मैं हैश टेबल के अंदर बहुत सारी मतलब डेटा पड़ा है अलॉन्ग विद देयर कीज़, तो अगर मुझे सिर्फ कीज़ प्रिंट करनी है तो मैं हैश टेबल की कीज़ की प्रॉपर्टी को यूज़ करके सारी कीज़ उस हैश टेबल में से उठा सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए तो मैं वैल्यूज़ उठा सकता हूँ हैश टेबल में से। अच्छा, इसका एक ऐड का फंक्शन है, ठीक है, जिस तरह बाकी में भी था लिस्ट में, एरे लिस्ट में। ऐड का फंक्शन आपसे की मांगता है और वैल्यू मांगता है। स्टिल ये ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, इसलिए आप की और वैल्यू जो से वो किसी टाइप का भी दे सकते हैं, वो एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। क्लियर है, ठीक है, वो रिमूव कर देता है। अगर आपने की सर्च करनी है कि भाई इस हैश टेबल में ये वाली की मौजूद है पहले से, तो कंटेन्स की का फंक्शन है। अगर आपने वैल्यू सर्च करनी है, ठीक है, तो अब कंटेन्स वैल्यू का फंक्शन है हमारे पास। इसी तरह अगर हमने कोई हैश टेबल से डेटा रिमूव करना है तो हमारे पास सिर्फ एक तरीका है कि हम रिमूव के फंक्शन को की पास कर दें तो उसकी वैल्यू रिमूव हो जाएगी। ये एक एग्जांपल है हैश टेबल की, जिसमें हमने हैश टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर हमने हैश टेबल के अंदर जो है ना वैल्यूज़ ऐड की हैं। अब जिस तरह ये नाम ऐड किए हैं उनके साथ, जो अपने फर्स्ट पैरामीटर है ये की है, सेकंड पैरामीटर उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमने 7 रिकॉर्ड इसमें पास किए हैं। फिर हमने एक कंटेन्स वैल्यू वाला फंक्शन चेक किया कि ये नाम इसमें मौजूद है ऊपर वाली लिस्ट में, नहीं है तो वो कहेगा कि जी एल्स में जाएगा और वो ऐड कर देगा, अगर मौजूद है तो वो एरर दे देगा जी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। नीचे हमने अगर आप देखें तो डॉट कीज़ वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, जिसमें अगर आप सारी कीज़ जो हैश टेबल में पड़ी हैं वो एक आई कलेक्शन के इंटरफेस में रिटर्न हो जाएगा, और आप ये जो कीज़ है ये इसको आप फॉर ईच के लूप के साथ प्रिंट कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ नीचे प्रिंट किया है। लेकिन यहाँ प्रिंट में हमने के को प्रिंट किया तो ये की प्रिंट करेगा, साथ हमने उसकी वैल्यू प्रिंट की है तो हैश टेबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में के एज ए इंडेक्स पास किया है, ठीक है। ये फ़र्क है यहाँ पर कि हैश टेबल में से अगर वैल्यू चाहिए तो हम की एज ए इंडेक्स पास करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। इसी तरह सॉर्टेड लिस्ट है, एग्जैक्टली सॉर्टेड लिस्ट यही काम करती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि ये डेटा सॉर्ट करती है की के बेस पे। और नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, हैश टेबल बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। मसलन हैश टेबल में मुझे अगर की चाहिए, मैं कहता हूँ जी एक इंडेक्स नंबर 4 पे जो की पड़ी है वो दे दो, या इंडेक्स नंबर 4 पे जो वैल्यू पड़ी है वो दे दो। हैश टेबल कहता है इंडेक्स नंबर नहीं, सिर्फ की। तो सॉर्टेड लिस्ट जो है ये आप समझे हैश टेबल से थोड़ा सा इन्हेंस्ड है। अगर हमने एरे लिस्ट को रिकॉल करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये इंडेक्स नंबर पे काम करता है एरे की तरह, तो अब हैश टेबल की पे काम करता है और एरे लिस्ट इंडेक्स पे काम करता है। तो इन दोनों को अगर मर्ज करते ये सॉर्टेड लिस्ट का फीचर बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जी सॉर्टेड लिस्ट आपका की एज वेल एज इंडेक्स दोनों पे काम करता है, इसलिए इसमें कुछ फंक्शन ज़्यादा होंगे। मसलन अगर आप यहाँ पर आएँ, प्रॉपर्टीज़ तो सेम है इनकी, ऐड का फंक्शन भी वही है, क्लियर का भी वही है, कंटेन्स की कंटेन वैल्यूज़ ये सारे वही है। गेट बाय इंडेक्स देखिए उसमें नहीं था हैश टेबल में। गेट बाय इंडेक्स का मतलब है कि आप इसको इंडेक्स नंबर दें, ठीक है, और ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। एक है गेट की, आप इसको इंडेक्स नंबर दें, ये आपको की रिटर्न करके देगा, ठीक है। अच्छा जी, ये की लिस्ट और वैल्यू लिस्ट वही है। इंडेक्स ऑफ की, आप की दें और आपको बताएगा कि ये की किस इंडेक्स नंबर पे पड़ी हुई है। इसी तरह इंडेक्स ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू का इंडेक्स नंबर बताएगा। रिमूव जो कि की से करते थे, हैश टेबल में भी था। रिमूव ऐड नहीं था हैश टेबल में, यहाँ है, इंडेक्स नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दोनों में क्योंकि फंक्शन सारे सेम है तो इसलिए एग्जाम्पल भी वही मैंने सेम रखी है, ठीक है। ये था जी आज जितना भी हमने वीक 1 और 2 में पढ़ा था उसको हमने रिवाइज किया है, ठीक है। फिर हमने वीक 2 में इनहेरिटेंस भी देखी थी। हम इन क्लासेस को इनहेरिट भी कर सकते हैं। मसलन अगर आप ये देखें तो ये मैंने जो है एरे लिस्ट को इनहेरिट किया था, उसकी क्लास बनाई थी माई एरे लिस्ट।
इसमें मैं चाहता हूँ कि एरे लिस्ट में ऐड का जो फंक्शन है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है। तो मैंने इसको कहा कि डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब मैं अपनी फंक्शन क्लास बनाऊंगा माई अरे लिस्ट। तो इसके अंदर मैंने ऐड के फंक्शन को ओवरराइट कर दिया। ओवरराइट के अंदर हमने सिर्फ एक इफ़ की कंडीशन लिखी है बस, कि इफ़ दिस अगर दिस एरे कंटेन्स, मीन्स के बेस का मतलब ये है कि ये जो पेरेंट क्लास है, अगर इसके थ्रू हम फंक्शन है इसका एक कंटेन्स का, उसके थ्रू हम चेक कर रहे हैं कि ये वैल्यू जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ क्या ये पहले से मौजूद है इस एरे में। अगर है तो रिटर्न 1 -1 का उसका मतलब ये है कि वैल्यू इज़ नॉट बीइंग एडेड, ठीक है। और नहीं तो हम क्या करेंगे, रिटर्न बेस डॉट ऐड। बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ऐड का फंक्शन हम पेरेंट का इस टाइम कॉल करें कि पेरेंट के ऐड के फंक्शन को कंडीशनल कॉल किया हमने, ठीक है। अगर आप इसका कोड नीचे देखें तो इसके कोड में हमने अब माई अरे लिस्ट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, बाकी ऐड का फंक्शन वही कॉल किया है, सॉर्ट वही होगा, रिमूव हर चीज़ वही है, लेकिन इस ऐड में हमने जानबूझ के डुप्लीकेट वैल्यू दी। जिस तरह 78 ये मैनी टाइम्स मैंने दिया नीचे, ठीक है, ये देखें ये देखें। इसी तरह 23 मैंने यहाँ पर दिया है, ये 23 ये 23। लेकिन अगर आप जब देखें तो ये ऐड का फंक्शन क्योंकि माई अरे लिस्ट का है तो ये अब इन डुप्लीकेट्स को नहीं करेगा, मीन्स के ये यूनिक वैल्यू अपने पास रखेगा। इसलिए जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें 78 भी एक दफ़ा नजर आएगा और 23 भी एक दफ़ा नजर आएगा, बाकी वही सॉर्ट और सब कुछ वही है, ठीक है। सिमिलरली हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था, इसमें पुश का फंक्शन हमने देखा था, ठीक है। हमने कहा था डुप्लीकेट होगा तो हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, इसको मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर दिया था। लॉजिक वही है कि डुप्लीकेट ऐड नहीं करना, उसमें तो रिटर्न फॉर मतलब -1 कर रहे थे, इसमें हम एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं, मीन्स के प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा अगर आपने ट्राई कैच नहीं लगाया तो, ठीक है। जिस तरह मैंने इसको ट्राई कैच के अंदर किया, मुझे पता है मैं एम जानबूझ के भेज रहा हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो मैं कैच कर लूँगा, ठीक है जी। इसके बाद हमने स्टैक को भी किया था और क्यू को भी, सॉरी ये स्टैक था और माई क्यू को किया, इसमें हमने माई क्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी क्लास बनाई, ठीक है। और इसी तरह हैश टेबल था, लेकिन हैश टेबल हाँ ठीक है, हैश टेबल हमने किया था। फिर हमारे पास आई थिंक सॉर्टेड लिस्ट थी, उसको नहीं किया था, वो एज इट इज़ आप कर सकते हैं। और आखिर में बिट एरे रहेगी थी, वो तो सीड क्लास थी, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा जो है वीक 1 और 2 कंप्लीट होता है। हम रिवीजन को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो वीक 1 से लेकर 8 तक हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम रिवीजन आगे वीक 3 से देख रहे हैं। इसमें हमने वीक 3 में जेनेरिक्स के बारे में पढ़ा था और जेनेरिक की कुछ क्लासेस थी जो कि मेनली यहाँ पर दी हुई हैं। लिस्ट है, स्टैक है, क्यू, सॉर्टेड लिस्ट एंड डिक्शनरी। इनको हमने विद सिंपल एग्जांपल्स देखा था। इसके बाद हमने इनहेरिटेंस की थी। जेनेरिक्स बेसिकली .NET में बाद में इंट्रोड्यूस हुए थे और जेनेरिक क्लासेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको अपनी मर्ज़ी के डेटा टाइप के हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हैं। और फिर डेफिनेटली जब आप इस तरह काम करते हैं तो जो कि सिंपल C# की कलेक्शंस में इशू थे, जो आप इस समझे कि टाइप सेफ नहीं था, ठीक है, वो इसमें कवर हो जाता है। दूसरा ये कि वो रन टाइम पे जो है टाइप कास्टिंग होती थी, जिसमें हम ऑब्जेक्ट से स्पेसिफिक टाइप पे जाते थे और स्पेसिफिक टाइप से ऑब्जेक्ट पे कन्वर्जन करते थे, जिसको हम बॉक्स अनबॉक्स कहते हैं। वो वाला फीचर जो था वो एक ड्रॉबैक था, ठीक है, जो रन टाइम पे था। ये अब जो जेनेरिक्स हैं ये सारा कंपाइल टाइम पे काम होता है, तो इसलिए ये एक तो टाइप सेफ है, ठीक है, और एक फास्ट है बाय परफॉर्मेंस। हमने सबसे पहले जो वीक 3 में देखा था वो हमने जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था जी लिस्ट, स्टैक, क्यू और फिर उस पर गए थे हम। तो एक तो मैंने लिस्ट का आपको डेमो दिया था। लिस्ट जिस तरह ये एग्जांपल कोड है थोड़ा सा, इसमें हमने सॉरी ये माई लिस्ट है, एक सेकंड जी, ये लिस्ट डेमो था। लिस्ट में हमने एक तो इसके लिए लाइब्रेरी जो हमने इंक्लूड की थी वो थी सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक थी, कलेक्शंस डॉट जेनेरिक। और फिर इसके बाद हमने लिस्ट की क्लास की एक ऑब्जेक्ट लिया था, इंटीजर टाइप का लिया। अब यहाँ जो डेटा टाइप दिल करता है वो ले लें, इंट है, स्ट्रिंग है, मीन्स के कोई भी बेसिक डेटा टाइप हो सकती है या यूज़र डिफाइंड टाइप भी हो सकती है। मसलन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट भी ले सकते हैं, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय भी ले सकते हैं, लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ले सकते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम ले सकते हैं, कोई भी आप यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हो उस टाइप की, कोई स्ट्रक्चर हो स्ट्रक्ट टाइप भी ले सकते हैं।
तो हमने इसमें लिस्ट के अंदर एक ऐड का फंक्शन है, एग्जैक्टली वही एरे लिस्ट ही की कॉपी है फंक्शंस। ऐड, रिमूव, क्लियर, रिवर्स, सॉर्ट, रिमूव ऐड रेंज, सारे फंक्शंस मौजूद हैं। सिर्फ फ़र्क फ्रंट एंड बैक कोड में आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ फ़र्क जो है वो इसकी डिक्लेरेशन में है, ठीक है। एंगल ब्रैकेट में टाइप एज ए पैरामीटर पास होता है, मीन्स कि डेटा टाइप एज ए पैरामीटर है। और दूसरा फ़र्क ये है कि डेटा ट्रीटेड है इसमें एज ए इंटीजर, अगर आपने इंटीजर का है, मीन्स कि अगर आप जो डेटा टाइप बताएंगे उस टाइप से ये ट्रीट होगा, जो कि एरे लिस्ट में नहीं था, वो एज ऑब्जेक्ट ट्रीट होते थे, ठीक है जी। फिर हमने ये लिस्ट स्ट्रिंग के लिए देखी थी, ठीक है। इसमें आप देखें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले लिया हमने और सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं स्टैक और क्यू के ऊपर पे। स्टैक में हमने बेसिकली लिया था एक फ्लोट के लिए, ठीक है। ये स्टैक का फ्लोट ले लिया था। वो जो स्टैक थी वो नॉन जेनेरिक थी जो हमने प्रीवियसली पढ़ी है, ठीक है। ये फ्लोट टाइप है। अब इसमें वही पुश पॉप सारे फंक्शन वही हैं, जस्ट डिक्लेरेशन का फ़र्क है। अच्छा, इसी तरह क्यू में भी था और सॉर्टेड लिस्ट में भी एग्जैक्टली यही है, ठीक है। ये सॉर्टेड लिस्ट आपकी आ जाती है जी। सॉर्टेड लिस्ट में अब सॉर्टेड लिस्ट क्योंकि हमने, आपको याद होगा की वैल्यू पेयर था, वहाँ ऑब्जेक्ट पे काम करता था, ठीक है, दोनों कीज़ और वैल्यूज़। अब यहाँ पर हम क्योंकि जेनेरिक है बताएंगे कि की इंटीजर है और वैल्यू स्ट्रिंग है, तो जब हम वैल्यू और की ऐड करेंगे तो हम फिर की उसी पॉइंट से ऐड करेंगे जो हमने ऊपर बताया था, तो वो इंटीजर है तो फिर हम इंटीजर ही देंगे। और बाकी इसमें कंटेन्स की फंक्शंस वही हैं, ठीक है, सारे इसमें। अच्छा जी, अब हम आते हैं हैश टेबल, क्योंकि यहाँ नहीं है, यहाँ डिक्शनरी का कंसेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। सॉर्टेड लिस्ट और डिक्शनरी आपको सेम नज़र आएगी। सॉर्टेड लिस्ट जो है सिर्फ बाय फंक्शनैलिटी ये है कि आपको इंडेक्स नंबर से भी पॉपुलेट कर देते हैं। डिक्शनरी हैश टेबल की कॉपी है लेकिन जेनेरिक वर्जन है। इसमें आपके लिमिटेड वर्जन्स के फंक्शन है जिसमें इंडेक्स नंबर का कोई रोल नहीं होता, ठीक है जी। नेक्स्ट हम जाते हैं कि हमने इनहेरिटेंस कैसे करनी है क्लास के अंदर, सही है। इनहेरिटेंस बेसिकली हम पहले देख लें जेनेरिक क्लास हम बनाते कैसे हैं। ये अब लेट्स सपोज एक जेनेरिक क्लास है मैंने बनाई है, यही देख लेते हैं। अगर वो कहीं नहीं बनाई मैंने, मेरे ख्याल में नहीं, ठीक है। ये हम देख लेते हैं जी जेनेरिक क्लास। ये माई जेनेरिक क्लास, जब भी आप जेनेरिक क्लास बनाएंगे तो एंगल ब्रैकेट के आगे आपको एक टेम्पलेट टी टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसकी डेटा टाइप नहीं होती, ये टी कंपाइलर को पता होता है। एंगल ब्रैकेट में आप जो करते हैं ये यहाँ नहीं पूछेगा, जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहाँ पूछेगा कि इस टी को कौन सी टाइप का बनाना है। तो आप जब वहाँ डिक्लेयर करेंगे माई जेनेरिक क्लास में तो फिर आप वहाँ उसको बताएंगे। मसलन अगर मैं आपको यहाँ पर ये जेनेरिक डेमो है तो आप देखें तो माई जेनेरिक क्लास को मैंने यहाँ एंगल ब्रैकेट में इंट पास किया है। फिर जब मैंने इसका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको डबल पास किया है। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो उसमें स्ट्रिंग पास किया। इसका मतलब ये है कि ये जो टी है ये वहाँ डिक्लेरेशन के टाइम से जो भी पास करेंगे टी उसके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट कर लेगा। अब ये देखिए टी टाइप का वेरिएबल मैंने बनाया, टी टाइप की इनपुट ले रहा हूँ, टी टाइप की रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो ये क्लास आप अपनी जेनेरिक बना सकते हैं। अब जेनेरिक में इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, जिस तरह मैं लिस्ट की क्लास को इनहेरिट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। ये हमारे पास लिस्ट की क्लास थी लिस्ट। अब लिस्ट ऑफ टेम्पलेट टाइप था, मतलब लिस्ट ऑफ इंट, फ्लोट, डबल कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जेनेरिक, जब आप जेनेरिक क्लास को इनहेरिट करते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप उसको टाइप डायरेक्ट नहीं पास करेंगे। आप उससे कहेंगे कि मैं एक जेनेरिक क्लास बना रहा हूँ माई लिस्ट, ये भी जेनेरिक है, इसमें टी में इंट भी हो सकता है, फ्लोट, कैरेक्टर, कोई भी यूज़र डिफाइंड टाइप हो सकती है। तो यही टी जो मुझे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हुए कोई पास करेगा वही मैं इसके पेरेंट को पास करूँगा, ताकि पेरेंट उस हिसाब से उस टाइप के पूरे फंक्शन सारे इंस्टेंसेस जो है ना आपके लिए इनिशियलाइज कर देगा। मजीद क्योंकि इसके अंदर जितने फंक्शंस हैं वो वर्चुअल नहीं है तो हम ओवरराइड नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने रिमूव के लिए, रिमूव को दोबारा तो नहीं लिख सकता लेकिन मैंने रिमूव ऑल का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, जिसमें आप सारी वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह डिक्शनरी को ओवरराइड किया है, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है सेफ ऐड का। ऐड इसलिए नहीं बना सकते कि पहले मौजूद है, ओवरराइड भी नहीं करने देगा, तो सेफ ऐड का फंक्शन बनाया है। सेफ ऐड का मतलब ये है कि ऐड आपका अगर आप डुप्लीकेट की जानबूझ के दे दें तो ऐड का फंक्शन क्रैश कर देता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है। सेफ ऐड का फंक्शन हमने माई डिक्शनरी जो इनहेरिटेड क्लास है इसमें ये बनाया है कि जी आप पहले की अगर पास कर भी रहे जानबूझ के डुप्लीकेट तो ये पहले कन्फर्म करेगा मौजूद है तो ये आपको यहीं से रिटर्न कर देगा विदाउट एडिंग द वैल्यू, ठीक है। अगर वो की मौजूद नहीं है तो इट विल ऐड दैट वैल्यू अलॉन्ग विद द स्पेसिफाइड की। अब वीक 4 में हमने ना टॉपिक चेंज कर लिया था, नया टॉपिक स्टार्ट किया था। वीक 4 में हमने पढ़ा था कि जी हम लिंक क्या होता है, LINQ, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी,
ठीक है, जो सी शार्प का एक आप समझे कि एक नया एक पूरा लाइब्रेरी इंक्लूड हुई थी, और इसके लिए जो है ना लाइब्रेरी का जो नाम था वो सिस्टम डॉट लिंक था। ठीक है, अच्छा, फिर हमने कुछ एडवांटेजेस पढ़े थे इसके दो तरीक़ों से। इसका जो सिंटैक्स है वो दो मतलब टाइप का है, दो मोड में आता है, एक क्यूरी सिंटैक्स है, एक मेथड सिंटैक्स है। हमने मेथड सिंटैक्स को अडॉप्ट किया था। फिर क्योंकि इसको सीखने से पहले हमने कुछ स्टैटिक क्लास बनाई थी, और स्टैटिक क्लास इसलिए बनाई थी कि हमने एक्सटेंशन मेथड्स उसमें ऐड किए थे। फिर हमने लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा देखा था। फिर हमने लिंक की एक एग्जांपल देखी थी एरे में। ठीक है, तो अब हम वीक 4 पे चलते हैं। वीक 4 में हमने बेसिकली मैं 1 मिनट आपको, अच्छा, ये एक एग्जांपल है, जल्दी से मैं बता देता हूँ। इसमें हमने क्या किया था कि इंटीजर एरे ली, फ्लोट एरे ली, स्ट्रिंग एरे ली। ठीक है, और फिर हमने इस पे जो है ना अप्लाई करना था लेट्स सपोज लिंक, LINQ में हमने कहा था कि जितनी भी एसक्यूएल की क्यूरीज हैं वो सारे फीचर्स ये लिंक आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमने कहा था कि जी अगर इस एरे को, इंटीजर एरे को आपने सॉर्ट करना है तो आप लिंक की हेल्प ले सकते हैं। अब लिंक के अंदर एक फंक्शन है, उसका नाम है ऑर्डर बाय। ठीक है, वो आपकी इस एरे के साथ अटैच हो जाता है। आप अपने एरे का नाम लिख दें, डॉट ऑर्डर बाय लिख दें, ये फंक्शन आपको मिल जाएगा लाइक ये। ठीक है, जिस तरह इसमें मिल रहा है। अब इसके साथ मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई थी कि ये जो ऑर्डर बाय का फंक्शन है ये इस एरे की क्लास का नहीं है, या इस एरे से बिलोंग नहीं करता, बल्कि ये एक एक्सटेंशन मेथड है। और हमने एक्सटेंशन मेथड पढ़ी भी थी कि कैसे खुद भी बना सकते हैं, किसी भी क्लास के साथ एक फंक्शन अपनी मर्जी का अटैच कर सकते हैं। उस क्लास के अंदर कोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम एक अपनी स्टैटिक क्लास बनाएंगे और उसके साथ एक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे उस क्लास के अंदर, और जिस क्लास के लिए हम ये फंक्शन अटैच करना चाह रहे हैं उस क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, जो कि लेट्स सपोज मैं इसको इंटीजर के लिए फ्लोट के लिए करना चाह रहा हूँ एक्सटेंशन, तो मैंने एक फ्लोट का फंक्शन बनाया है। ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं, एक क्लास बनाई स्टैटिक पे, स्टैटिक फंक्शन बनाया और इसमें फ्लोट को जो पैरामीटर को पास किया विद दिस कीवर्ड। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अच्छा, लिंक में हमने क्या किया था, लिंक में हमने ऑर्डर बाय को, मतलब सॉर्ट करना हो तो हम ऑर्डर बाय को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर बाय के अंदर ये जो चीज़ हम यूज़ करते हैं ये लैम्डा एक्सप्रेशन कहते थे इसको। इसके लेफ्ट साइड पे वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है, मीन्स कि आप इनपुट कह सकते हैं। इस वी में इनपुट आ रही है कहाँ से, इस इंटीजर एरे से। ठीक है, और यहाँ जो राइट साइड पे एरो के है ये यूजेज है इसका, मतलब ये वी की वैल्यू यूज हो रही है, मीन्स के ऑर्डर बाय को पास हो रही है। तो इंटीजर एरे से इनपुट वी में आ रही है और ये वी ऑर्डर बाय को आगे पास हो रहा है। तो ये आप समझें कि इंटीजर की जितनी वैल्यूज हैं वो सॉर्ट करके क्यूरी रिटर्न करता है और इस क्यूरी को आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी, लिंक का हमने जो प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट किया था वो हमारा वीक 5 से था। तो ये वीक 5 का जो हमारे टॉपिक्स थे उसमें हमने लिंक के अंदर सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शंस को देखा था, जो हमने एरे पे अप्लाई किया था। ये 5 एग्रीगेट फंक्शंस है जिसको हम देखेंगे। ठीक है जी, तो हमने ये एक कोड है जिसमें ये हमारे पास एक इंटीजर एरे है। फिर इंटीजर एरे के ऊपर हमने काउंट अप्लाई किया, टोटल आपको काउंट दे रहा है। उसी इंटीजर एरे में से मैक्स कैलकुलेट करना हो, उसमें से मिन कैलकुलेट करना हो, तो ये सारे लिंक के फंक्शन हैं। सम कैलकुलेट करना हो, एवरेज कैलकुलेट करना हो। ठीक है, इसी तरह सेम ये फंक्शन आप डिफरेंट डेटा टाइप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फ्लोट एरे है, एग्जैक्टली वही काउंट है, वही मैक्स मिन है। ठीक है, आप डबल पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने ऑर्डर बाय को देखा था। तो ऑर्डर बाय हमने देखा था जी इंटीजर टाइप पे। सबसे पहले वही इंटीजर एरे मैंने दोबारा ले ली है। अगर ऑर्डर बाय का मतलब इसको सॉर्ट करना है तो इंटीजर एरे के लिए हमने एक लिंक का फंक्शन है ऑर्डर बाय का, वो कॉल किया और इसमें एक लैम्डा एक्सप्रेशन पास की है, जिसमें आप ये समझे कि इस डी जो आंसर है इसमें इनपुट वैल्यू आ रही है इस इंटीजर एरे से। ये 6 डी में आएगा, फिर 7, फिर 4 एंड सो ऑन, और ये आगे पास होगा ऑर्डर बाय को और इस वैल्यू को ये सॉर्ट करके आपको एक क्यूरी रिटर्न कर देगा। ठीक है, उस क्यूरी को आप फॉर ईच के इटरेटर से प्रिंट कर सकते हैं। ये फॉर ईच का लूप अप्लाई करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर में पड़ता है। एक है हमारे पास ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, सेम इन्हीं वैल्यूज़ को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रिटर्न करके देता है। ठीक है जी, अब इसका किसी डेटा टाइप से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें हमने ऑर्डर बाय के साथ के बाद हमने यूज़ किया था डॉट टू लिस्ट। इसका लिंक से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लिंक के जो इस क्यूरी है इस पे इफेक्ट डालता है। जब आप किसी भी क्यूरी के एंड पे टू लिस्ट कर देते हैं,
अदर देन एग्रीगेट फंक्शंस वाले के, ठीक है, टू लिस्ट करते हैं बाकियों में, तो आपको ये जो रिटर्न करता है ये क्यूरी को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट रिटर्न करता है। जो ऊपर वाले केसेस है उसमें क्यूरी होती है, एग्जीक्यूट तब होती है जब आप फॉर ईच में जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनमें सिर्फ एग्जाम्पल में फ़र्क ये है कि मैंने टू लिस्ट किया है। सेम यही आप सिंगल टाइप के लिए कर सकते हैं, मीन्स कि मैंने फ्लोट के लिए एग्जैक्टली वही सिंटैक्स है, डेटा टाइप चेंज है। फिर आप इसको स्ट्रिंग टाइप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, कहीं भी कोई फ़र्क नहीं है। डेटा को आप जो है ना पॉपुलेट स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं और सिंटैक्स वही, ऑर्डर बाय का वही है, डिसेंडिंग का भी वही है, टू लिस्ट भी वही है, सारे सही है जी। तो ये था जी हमारा इसमें ऑर्डर बाय में कुछ आपके फंक्शन थे। लास्ट में हमने इसमें वेयर भी पढ़ा था, एक वेयर में हमने फिल्टरिंग अप्लाई की थी। मसलन अगर आपने एरे लिस्ट है ये वाली, मैं इसमें कहता हूँ मुझे सारे इवन नंबर्स चाहिए, तो इसका मतलब है मैं तो फिल्टर करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास वेयर की क्यूरी अब मौजूद है, लिंक में वेयर का फंक्शन है, उसी इंटीजर एरे को कहूँगा डॉट वेयर। अब इसमें लैम्बडा एक्सप्रेशन थोड़ी सी चेंज है, आप लेफ्ट साइड पर देखें तो वही वेरिएबल एक डी है जो इनपुट ले रहा है इस एरे से, लेकिन वेयर को मैं ये कंडीशन अब पास कर रहा हूँ, कहता हूँ कि ये कंडीशन मीट करती है तो आपने वो वैल्यू आप कंसिडर करनी है, ठीक है। ऑर्डर बाय को आप कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं थी। वेयर को अब मैं कह रहा हूँ कि जो डी में वैल्यू आ रही है अगर वो 2 से डिवाइड होती है, मीन्स कि डिविजिबल बाय 2 है, तो हम कह रहे हैं डी मॉड 2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि 2 से डिवाइड होगा अगर, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। वेयर को ये पास होती है एक्सप्रेशन और वेयर इसको चेक करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये उस वैल्यू को ले लेता है, नहीं तो स्किप करता है और आपके लिए क्यूरी बन जाती है, ठीक है। और ये क्यूरी तब एग्जीक्यूट होगी जब यहाँ आएगा। इसके अंदर हमने ये जो चेंजेस की थी जानबूझ के इंडेक्स नंबर 3 पे, जो कि इंडेक्स नंबर आप देखें 3 तो वो 23 है, इसको हमने चेंज किया था और जब हमने क्यूरी 1 को एग्जीक्यूट किया तो ये 34 आपका आ रहा था, हालांकि वेयर की क्यूरी पर अप्लाई हुई है, ठीक है। तो ये डेफर्ड क्यूरी का एग्जाम्पल थी हमने। फिर हमने टू लिस्ट करके किया था, ये इमीडिएट बन जाती है, ठीक है जी। बाकी वेयर में वेरिएशन है नीचे। वेयर के साथ हमने ऑर्डर बाय भी यूज़ किया था, मतलब आप पहले डेटा फिल्टर कर लें, सारों में से आप सिर्फ इवन नंबर्स निकाल लें वेयर से, और जो आपके पास नंबर्स आ गए उनको सॉर्ट कर लें, मीन्स की ऑर्डर बाय कर दें, ठीक है जी। तो मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा वीक 5 एंड हो जाता है। नेक्स्ट अब हम वीक 6 की तरफ मूव करेंगे। अब हम वीक 6 में आ गए हैं अपनी रिवीजन में, और वीक 6 में हमने ना सबसे था लिंक ही टॉपिक था वीक 6 में, ठीक है। तो हमने वीक 6 में जो सबसे पहले डिस्कस किए थे यूज़र डिफाइंड डेटा, मतलब अब हम कोई अपनी क्लास अगर हमारे पास मौजूद है तो उस पर लिंक के फंक्शंस कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ हमने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, ठीक है, ये स्टूडेंट की क्लास बनी, मीन्स कि अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है हमारे पास, यू स्टूडेंट की क्लास बनी। इसमें फिर हमने प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐड की, एक स्ट्रिंग टाइप की एडेड नंबर है, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, फिर इंटीजर टाइप की एज है, सीजी पे फ्लोट टाइप है, कैरेक्टर टाइप जेंडर है, और फिर हमने डिसिप्लिन किया था जो कि स्ट्रिंग टाइप था। ये ज़्यादा वैल्यूज़ इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज़ इसलिए की हैं कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम कवर कर सकें। और इसका एक फंक्शन टू स्ट्रिंग का हमने बनाया था, ठीक, ओवरराइड किया था पेरेंट का, जो कि ऑब्जेक्ट की क्लास से था, वो हमें सिर्फ डेटा को प्रिंट करने के लिए किया था, इसका लिंक से कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट टाइप मतलब लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टाइप की एक ऑब्जेक्ट ले लिया, क्योंकि ये लिस्ट जो है कलेक्शन है तो इसमें हम पूरी अरे स्टोर कर सकते हैं, तो इसको साथ हमने इनिशियलाइज कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है ना ऑब्जेक्ट्स मीन्स के अलॉन्ग विद देयर डेटा हमने इसमें स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई किए, लाइक काउंट ऑफ स्टूडेंट्स हमने लिया। फिर हमने कहा जी जो अब यहाँ पर फ़र्क क्या है, ये मल्टी एट्रीब्यूट है, तो अब हम देखते हैं मल्टी एट्रीब्यूट के ऊपर हम कैसे काम करते हैं। अगर आपको याद हो मैक्स का फंक्शन हमसे इनपुट कुछ नहीं लेता था, मतलब इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर के केस में, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट्स के एरे से कहूँगा जो कि अब यूज़र डिफाइंड टाइप है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं इसमें, ठीक है, फर्स्ट नेम है, एडेड नंबर है, लास्ट नेम है, जेंडर है, आपके पास एज है, ठीक है, CGPA है और डिसिप्लिन है। तो अब वो मैक्स कहता है मुझे बताओ किस पे मैक्स निकालूं, एज पे या GPA पे, क्योंकि ये कंफ्यूज है। तो जब मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आते हैं तो फिर हमें खुद उसको बताना पड़ता है, इसलिए मैक्स के अंदर हमने एग्जैक्टली वही लैम्बडा एक्सप्रेशन पास की है, ठीक है। लेकिन लैम्बडा एक्सप्रेशन में जो S है, दिस इज़ नॉट अ बेसिक टाइप, दिस S इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स एरे, एंड बिकॉज स्टूडेंट एरे इज़ रिप्रेजेंटिंग elements of student class type, so this S is basically of student type. So this S is an object of student class having different attributes, और उसमें जो CGPA है वो स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट है। तो हमने यहाँ पर कहा S.CGPA, इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट के CGPA का मैक्स निकालना चाह रहे हैं पूरी लिस्ट में से।
ठीक है। इसी तरह आप CGPA का मीन निकाल सकते हैं ये, और फिर आप सम निकाल सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एज के हिसाब से करना है तो आप एग्जैक्टली एस डॉट एज कर दें, बाकी वही है, तो अब आपको एज देना शुरू कर देगा ये मिन मैक्स सम एवरेज, ठीक है जी। ये थे जी एग्रीगेट फंक्शन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एग्रीगेट के बाद हमने देखा था कि वेयर, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास है मल्टी एट्रीब्यूट। मल्टी एट्रीब्यूट से मुराद ये कि अब जो एरे है उसके अंदर मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, एरिड नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है ना, तो हम इसको कहते हैं मल्टी एट्रीब्यूट। अब इसके ऊपर वेयर कैसे अप्लाई हो, हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमने सबसे पहले ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से हमने जेंडर के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई किया। हमने कहा कि जी हम स्टूडेंट्स में से मेल स्टूडेंट निकालना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कहा स्टूडेंट्स डॉट वेयर में हमने एस जो ऑब्जेक्ट पास किया वो स्टूडेंट टाइप का था। अब हमें वेयर को कंडीशन देनी होती है, तो हमने कंडीशन जेंडर पे अप्लाई करनी है, तो हमने कहा एस डॉट जेंडर, ठीक है। हम एस इज इक्वल टू एम नहीं लिखेंगे, एस डॉट क्यों लिखेंगे, क्योंकि एस के अंदर तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जीपी है, एज है, तो हमने क्योंकि जेंडर वाइज करना था और जेंडर की वैल्यू या एम है या एफ है, कैरेक्टर है, तो इसलिए हमने एस डॉट जेंडर को इक्वल टू एम लिख दिया सिंगल कोट्स में, ताकि ये कैरेक्टर कंपैरिजन हो, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड पे ये कैरेक्टर है और ये हमें एक एरे रिटर्न करेगा। अगेन ये डेफिड क्यूरी है, सॉरी ये क्यूरी रिटर्न करेगा, ये डेफिड क्यूरी है, हम इसको फॉर ईच के साथ प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने जब हम इसके ऊपर क्यूरी को फॉर ईच करके इसका रिज़ल्ट उठाते हैं, तो ये जो std वेरिएबल है, अब ये किस टाइप का है, क्योंकि हमने जब बेसिक डेटा टाइप पढ़े थे इससे प्रीवियस वीक में, तो वो हमने इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर था, तो ऑब्वियसली बात है ये जो वेरिएबल है, अगर एरे इंटीजर टाइप की क्यूरी एरे या इंटीजर टाइप की एरे से रिजल्ट लेकर आ रही है, तो फिर ऑब्वियसली बात है ये वेरिएबल इंट टाइप का होगा। इस केस में क्योंकि हमारे पास ये क्यूरी जो है ये स्टूडेंट्स टाइप के एक एरे से डेटा लेकर आ रहा है और वो यूज़र डिफाइंड है, तो इसका मतलब है वो स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट की एक एरे लेकर आ रहा है। तो ये जब क्यूरी से हम फॉर ईच में वैल्यू उठाएंगे एक वेरिएबल std में, तो इसका मतलब है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये भी स्टूडेंट टाइप की क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली बात है, जो कि जिस टाइप के ये स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमें स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट देगा। अब हम std के अंदर अब इसके ये जो 5-6 जितने भी थे ये सारे एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, इनको अगर 1 को हमें प्रिंट करना है तो आप std को console.writeLine में दे दें, ये प्रिंट कर देगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जो std क्लास, जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, उस क्लास के अंदर आपका toString का फंक्शन ओवरराइड होना चाहिए, जो कि हमने खुद किया था, अगर आपको याद हो, इसी के टॉप के ऊपर किया था, ये हमने किया था ओवरराइड, ये वहाँ कॉल हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं नीचे। अगर हमने कोई थोड़ी सी कम्प्लेक्स किस्म की कंडीशन लगानी है, मींस कि हम कहते हैं कि मुझे सारे जेंडर जो स्टूडेंट हैं, मींस के सॉरी मेल स्टूडेंट्स चाहिए और जिनका CGPA 3.0 या इससे अबव हो, 3.0 एंड अबव हो, ठीक है। तो हमने क्यूरी के अंदर एस जो लिया है उसके ऊपर 2 कंडीशन अप्लाई की हैं, एस डॉट जेंडर पे एंड एस डॉट CGPA पे, ठीक है। हम एंड और नॉट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये लैंग्वेज के सारे आपके पास ये रिलेशनल ऑपरेटर है, एंड और नॉट। अच्छा, और इसी तरह के ये जो आपके कंडीशंस है वो यूज़ हो सकती हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, नॉट इक्वल टू। अच्छा, ये जो क्यूरी है इसको अगर आपने प्रिंट करना हो तो एग्जैक्टली उसी तरह आप प्रिंट कर सकते हैं। अब बात इंटरेस्टिंग है स्ट्रिंग के अंदर। जब हम स्ट्रिंग के अंदर क्यूरी अप्लाई करते हैं वेयर में, तो एक होता है एग्जैक्ट कंपैरिजन, ठीक है। मींस कि मैं कहता हूँ कि जी मुझे सारे वो स्टूडेंट चाहिए जिनका फर्स्ट नेम अली है, तो अब मैं यहाँ पर ऑब्वियसली बात है मैं फिर कहूँगा एस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है, और बाकी सारा मैं नहीं लिखूँगा, तो ये अली के नाम को सर्च करके लाएगा। ये तो एग्जैक्ट कंपैरिजन है। लेकिन हम स्ट्रिंग के अंदर एक मज़े का फीचर यूज़ करते हैं। मसलन मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना स्टूडेंट्स में से सारे स्टूडेंट्स वो वाले चाहिए जिनके फर्स्ट नेम एस से स्टार्ट होता है, और एस में अब केस सेंसिटिविटी की बात आती है। जब भी हम स्ट्रिंग पे जाते हैं तो C# केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए ये केस को कंसिडर करती है, इग्नोर नहीं करती, ठीक है। तो अभी ये केस कंसिडर कर रहे हैं, तो जिसके नाम कैपिटल एस से स्टार्ट होंगे वो आ जाएंगे। अब वो ये लिंक का मॉडल नहीं है यहाँ पर, SQL में तो आप लिखते हैं ना लाइक की क्यूरी से, यहाँ पर हमने स्टार्ट्स विद यूज़ किया, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, ठीक है। तो वेयर को हमने स्ट्रिंग के फंक्शन के थ्रू ये बताया कि अगर ये फर्स्ट नेम का स्ट्रिंग स्टार्ट होता है एस से तो ये ट्रू आपको देगा वेयर को, और वेयर उसको कंसिडर कर लेगा,
ठीक है। इसी तरह हमने कहा है कि जी आपका फर्स्ट नेम स्मॉल ए से स्टार्ट होता हो। अब यहाँ पर हमने तीसरी चीज़ क्या की है, हमने कहा केस इग्नोर करना है। अब हमने तो हमने जो एस स्टूडेंट का लास्ट नेम है उसको रन टाइम पे लोअर केस में कन्वर्ट किया और फिर हमने चेक किया कि जी मेरे पास कोई कैरेक्टर ई। अब ये जो टू लोअर करने के बाद अगर आप कंटेन्स या स्टार्ट्स विद या एंड्स विद लिखेंगे और उससे पहले टू लोअर किया हुआ है तो इसका मतलब आप केस को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, इग्नोर का मतलब है कि अब ई कैपिटल हो या स्मॉल हो वो सबको ले आएगा, सिर्फ देखेगा ई है बस वो ले आएगा। इस केस में वो देखेगा ए है और छोटा ए है मतलब स्मॉल लोअर केस का है तो तब लेकर आएगा, क्योंकि ये कंटेन। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो फिर आप टू लोअर लिखेंगे इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर टू लोअर का फंक्शन सही है। इसी तरफ हम चलते हैं आगे ऑर्डर बाय की तरफ। ऑर्डर बाय में हमने एग्जैक्टली वही एरे दोबारा ले लिया। अब एरे को हम कहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको CG पे वाइज सॉर्ट कर दो हमें। अब हमने ऑर्डर बाय को उसी तरह से लैम्डा एक्सप्रेशन पास की है जो हम कहते थे S गोज़ टू S, लेकिन अब ये S हम राइट साइड पे नहीं लिखेंगे बल्कि हम बताएंगे कि किस प्रॉपर्टी से, किस कॉलम से या किस एट्रीब्यूट से हमने ऑर्डर बाय करना है। तो हमने कहा S क्योंकि स्टूडेंट है उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो हमने कहा CGPA से मुझे ऑर्डर बाय कर दो, सॉर्ट कर दो। अब अगर मैं CGPA से सॉर्ट करूँगा तो मेरे पास एक क्यूरी बन गई है, जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये CGPA वाइज प्रिंट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह अगर आपने CGPA वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करके प्रिंट कर दें। ठीक है, अगर आपने अब करना है जी CGPA की बजाय एज पे तो आप ऑर्डर बाय को एस डॉट एज दे दें, बाकी क्यूरी वही है, रिजल्ट आपको अब सॉर्टेड बाय एज प्रिंट करेगा बट इन असेंडिंग ऑर्डर। एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू प्रिंट द एंटायर लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो देन ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कुड बी यूज्ड, और इसमें जो पैरामीटर पास करेंगे वो आप एज का करेंगे तो ये आपको प्रिंट करके देगा रिजल्ट क्यूरी का। एंड अब यहाँ पर हमने मिक्सचर यूज़ किया है दोनों का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाइड वेयर फिल्टर टू स्टूडेंट्स एरे, और हमने फ़िल्टर किया है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वेयर जेंडर इज़ एफ, एंड जिसके क्यूरी का रिजल्ट आएगा दिस इज़ अगेन पास टू ऑर्डर बाय फंक्शन विच विल सॉर्ट वैल्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट नेम। तो दिस क्यूरी 3 is basically containing all students who are female by gender, ठीक है, and the end result is sorted by name। अब हम चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट था हमारा मल्टीपल ऑर्डर बाय। लिस्ट वही है, मल्टीपल ऑर्डर बाय में ये था कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। अब मैंने फर्स्ट नेम से ऑर्डर बाय किया। अब फर्स्ट नेम से जब मैं ऑर्डर बाय करता हूँ, जिस तरह अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको लेट्स सपोज दो नाम सेम मिलते हैं, जिस तरह मारिया है, ठीक है, ये मिल गए दोनों नाम। जब दो नाम सेम मिलते हैं तो फिर ये किस सीक्वेंस में करेगा? जब मैं ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम कर रहा हूँ और नेम सेम मिल रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो उनमें से कौन सा रिकॉर्ड पहले आएगा? अगर मैंने सिर्फ ऑर्डर बाय लगाया हुआ है तो जिस सीक्वेंस में वो पड़े हुए हैं उसी सीक्वेंस में रहेंगे। मसलन ये मारिया पहले पड़ी हुई है तो ये पहले ही पड़ी रहेगी और ये बाद में पड़ी रहेगी, क्योंकि दोनों मारिया में। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो दोनों मारिया में टाई है, मैं कहता हूँ कि जी अगर दोनों फर्स्ट नेम सेम है तो फिर लास्ट नेम को देखो। अब देखें, पहली मारिया का फर्स्ट नेम तो मारिया ही है, लास्ट नेम सफदर है, एस से शुरू हो रहा है। दूसरी मारिया का जो लास्ट नेम है ई से शुरू हो रहा है। तो अब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जब फर्स्ट नेम सेम हो जाए तो लास्ट नेम को कंसिडर करके उस रिकॉर्ड को ऊपर ले आओ अगर वो पहले आ रहा है तो इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टीपल ऑर्डर बाय। अब इंटीजर में, स्ट्रिंग में, फ्लोट में हमने नहीं किया था ऑर्डर बाय, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स पे हम क्यों करें? क्योंकि ये मल्टी एट्रीब्यूट आपके पास एरे है, ठीक है। मल्टीपल ऑर्डर बाय के लिए मल्टीपल कॉलम्स चाहिए जो कि पहले हमारे पास नहीं थे। तो हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स को कहा ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, जब ये फर्स्ट नेम से सॉर्ट कर देगा। अब जहाँ जहाँ सेम आ जाएगा फर्स्ट नेम उनको मज़ीद मैंने सॉर्ट करना है, तो मैं दोबारा डॉट करके ऑर्डर बाय नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ऑर्डर बाय के बाद दोबारा ऑर्डर बाय लगाएंगे तो इसका नुकसान ये है कि वो पिछली ऑर्डर बाय को इग्नोर करके जो आपकी लास्ट ऑर्डर बाय है उसके हिसाब से डेटा रिटर्न करेगा। मसलन अगर मैं यहाँ दोबारा ऑर्डर बाय कर देता तो सारे को लास्ट नेम से कर देगा, फर्स्ट नेम को इग्नोर वो कर देगा, मतलब सारे को डिस्टर्ब कर देगा। तो मैंने फर्स्ट नेम के हिसाब से भी रखना है और सेकंड लास्ट नेम के हिसाब से भी, तो फिर मैं ऑर्डर बाय के साथ देन बाय यूज़ करूँगा। देन बाय का मतलब ये है कि ये आपको जो पिछली सॉर्टेड लिस्ट है उसकी सॉर्टिंग के सीक्वेंस को भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, और ये मज़ीद उसके अंदर जो सिमिलर रिकॉर्ड हैं जिसकी बेस मैंने सॉर्ट किया है, ठीक है, मतलब इक्वल है वो, तो उनके ऊपर अगेन सॉर्टिंग करेगा और वो जो भी कॉलम आप देंगे, इस केस में हमने लास्ट नेम दिया। तो देन बाय ये असेंडिंग ऑर्डर में काम करता है, ठीक है जी। तो ये आपको
मल्टीपल ऑर्डर बाय दोनों असेंडिंग ऑर्डर में दे रहा है। इसी तरह अब हमने फर्स्ट नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो इसके साथ भी आप देन बाय यूज़ कर सकते हैं। अब देन बाय में भी एक डिसेंडिंग है तो आप देन बाय सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, देन बाय डिसेंडिंग भी। लाजमी नहीं कि यहाँ डिसेंडिंग किया तो यहाँ डिसेंडिंग कर रहे हैं, इसका कोई वो नहीं है। नीचे देखिए अब मैंने सिंपल ऑर्डर बाय यूज़ किया और फिर देन बाय डिसेंडिंग यूज़ किया, इसका मतलब पहले असेंडिंग है दूसरा डिसेंडिंग है। अब इसमें देखिए पहला डिसेंडिंग है दूसरा असेंडिंग है, ठीक है जी। तो ये चारों वेरिएशन है इसमें। ये जो है आप मल्टीपल ऑर्डर बाय को किसी भी मतलब उसमें यूज़ कर सकते हैं पेयर में। अब हमने मल्टीपल ऑर्डर बाय 3 अप्लाई कर दिए। मसलन हमने कहा जी ऑर्डर बाय डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन में MCS है या BCS है या BSIT है। अब MCS जब आप रिपीट होगा तो इसमें MCS में तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो इसलिए हमने जब कहा ऑर्डर बाय डिसिप्लिन तो हमें पता है कि डिसिप्लिन सेम रिकॉर्ड बहुत आएंगे, तो हमने फिर कहा जी उनके अंदर मजीद ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम करो, तो इसलिए हमने ऑर्डर बाय के बाद देन बाय यूज़ किया। अब फिर मजीद मैं लास्ट नेम पे भी करना चाह रहा हूँ तो ऑर्डर बाय एक दफ़ा होगा, फिर सारे देन बाय होंगे। देखें अगले दोनों देन बाय हैं, ठीक है। तो ये 3 मल्टीपल जो है 3 ऑर्डर बाय हो गए हैं, ठीक है। तो ऑर्डर बाय डिसिप्लिन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इसमें भी आप अगर डिसेंडिंग करना चाहें तो जिसको भी आप दिल करता है डिसेंडिंग लिख दें, ठीक है जी। हम वीक 6 को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट अब आगे मूव करेंगे। अब हम वीक 7 में पहुंच गए हैं और इसमें हम रिवीजन में क्विकली क्योंकि देख रहे हैं तो इसमें हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें हैं। वीक 7 के बाद सिर्फ वीक 8 रह गया बस, तो यहाँ हमारी वीडियो फिर ख़त्म हो जाएगी। वीक 7 में हमने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को वही कंटिन्यू किया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने प्रीवियसली ऑर्डर बाय और एग्रीगेट और वेयर और मल्टीपल ऑर्डर बाय पढ़े थे, अब हम चलते हैं सिंगल रिकॉर्ड। मसलन जिस तरह हम SQL में यूज़ करते थे टॉप 1, ठीक है। तो हमारे पास लिंक सपोर्ट करता है कि आपके पास पूरी इंटायर एरे है, एरे में से सिर्फ पहला रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। या आपने वेयर अप्लाई कर दिया, वेयर के बाद जितने रिकॉर्ड्स हैं उनमें से पहला चाहिए, तो हमारे पास इस तरह के एक फंक्शन है जो सिंगल रिकॉर्ड देते हैं। मसलन अब लिंक के अंदर ये कुछ फंक्शन है, एक का नाम है फर्स्ट, एक का नाम है लास्ट, एक का नाम है सिंगल। ये 3 फंक्शंस हैं। फर्स्ट के साथ एक और वेरिएशन है फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लास्ट के साथ भी यही वेरिएशन है, सिंगल के साथ भी यही वेरिएशन है। हम चलते हैं इन फंक्शन की तरफ, फिर हमको केस देख के हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जैक्टली हमने वही स्टूडेंट ले लिया जो हमारे सारे प्रॉपर्टीज़ थी, उसमें हमने स्टूडेंट की वही एरे कंसिडर कर लिया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इस एरे के अंदर से मुझे पहला रिकॉर्ड चाहिए, बस दैट्स इट। तो आप SQL में करते क्यूरी तो आप लिखते हैं सेलेक्ट टॉप 1 फ्रॉम एंटायर टेबल, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इस इंटायर लिस्ट में से मुझे पहला रिकॉर्ड चाहिए, मतलब इस केस में मेरा कलीम अहमद है, लेकिन मैं क्यूरी के थ्रू निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं करूँगा स्टूडेंट्स अपनी एरे का नाम डॉट, अब वेयर नहीं करूँगा, मैं कहूँगा डॉट फर्स्ट। स्टूडेंट्स डॉट फर्स्ट का मतलब ये कि ये जो पूरी एरे है इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको छेड़े बगैर सबसे पहले ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कर दो। अब फर्स्ट मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा स्टूडेंट का, जिसमें सारे कॉलम्स होंगे, तो रिजल्ट 1 में मुझे स्टूडेंट का पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये जो फर्स्ट का फंक्शन है लिंक का, इसके लिए इसके रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए आपको फॉर ईच वगैरह यूज़ नहीं करने पड़ते जो हम ऑर्डर बाय में, वेयर में या देन बाय में यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, आप इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं जिस तरह इस केस में है। आप फर्स्ट को ऑर्डर बाय के बाद, वेयर के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो फंक्शन है ये एक्सेप्शन थ्रो करता है अगर एरे में कुछ ना हो, खाली हो, ठीक है। तो आपने देखना है कि अगर एरे में कुछ नहीं है, मींस कि मैं इसमें कुछ नहीं करता और कहता हूँ फर्स्ट, तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, सही है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हो तो तब ये आगे चलेगा। अब हम आगे चलते हैं। हमने क्या किया कि मैं चाह रहा हूँ कि सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड CGPA वाइज मुझे रिकॉर्ड चाहिए। इसमें हाईएस्ट CGPA अगर आप देखें तो हाईएस्ट CGPA आपको मिलेगा 3.5, अगर आप देखें तो 3.9, 3.90, 3.90, 3.90 सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है जी। मुझे 3.90 मींस कि कुछ नहीं पता कौन सा, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे हाईएस्ट CGPA वाले बच्चे की डिटेल चाहिए, सिर्फ एक बच्चे की, ठीक है, जो भी हाईएस्ट CGPA है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट्स के एरे के ऊपर कहा मुझे CGPA में से पहले मैक्स GPA तो निकाल के बताओ ना कि वैल्यू क्या है। अब ये मुझे मैक्स GPA उसमें से सबसे बड़ी GPA की वैल्यू है जो कि 3.9 है मेरे इस केस में, ये रिटर्न कर देगा। इसमें 3.9 मुझे, अब मुझे 3.9 मिल गया। अब मैं स्टूडेंट्स के एरे को वेयर की फ़िल्टर अप्लाई करूँगा। मैं कहूँगा जी मुझे CGPA पे वेयर कर दो और ये जो है ये CGPA मुझे अभी मिला है मैक्स के फंक्शन से, इसके अगेंस्ट मुझे रिकॉर्ड दे दो। अब वेयर का फंक्शन क्या करेगा, ये जाके ढूंढेगा
अब तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि ये जो CGPA हाईएस्ट है, सॉरी वैसे इस केस में तो मिलेगा, लेकिन वेयर जो आपको रिटर्न करेगा ये तीन पॉसिबिलिटी होंगी। हो सकता है कि वेयर आपको कुछ भी ना रिटर्न करे, इस केस में तो लाजमी एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, वैसे बात कर रहा हूँ जनरली। हो सकता है कि ये वेयर आपको एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर दे। इस मतलब 3.9 CGPA आप देखें ना, मैंने कंसिडर केस ही ऐसे लिए, 3.9 दो बच्चों के हैं, तो ये वेयर आपको दो रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, लेकिन लाजमी नहीं है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो वेयर आपको n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा, और वेयर n कुड बी 0 1 2 3 अप टू जो भी वैल्यू है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टूडेंट एरे। अब मैं कहता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स मुझे इस CGPA के मिल गए हैं हाईएस्ट के, वो सारे मुझे नहीं चाहिए, उनमें से एक चाहिए, तो आप उसके आगे फर्स्ट लगा दें। अब मैंने स्टूडेंट्स को डॉट फर्स्ट की बजाय स्टूडेंट्स को पहले वेयर किया और फिर डॉट फर्स्ट लगा दिया, तो अगेन ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा उन दोनों में से, जो पहला होगा सीक्वेंस में, ठीक है। और फिर मैं उसको डायरेक्ट प्रिंट करूँगा, क्योंकि फर्स्ट है इसलिए लूप लगा के मैं प्रिंट नहीं कर रहा। अब हमने हाईएस्ट CGPA को डायरेक्ट भी फर्स्ट के साथ पास कर सकते हैं, ये थोड़ी सी और वेरिएशन है फर्स्ट की। ऊपर वाले फर्स्ट को हमने वेयर के बाद कॉल किया था और उसमें कुछ नहीं लिखा था, यहाँ फर्स्ट को हमने वही वेयर की कंडीशन फर्स्ट को दे दी है और वेयर को दरम्यान में से निकाल दिया, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट अब दो काम करेगा, ये पहले वेयर भी करेगा और जितने भी रिजल्ट मिलेंगे उनमें से पहला रिकॉर्ड दे देगा, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्मार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हमने मिनिमम के लिए करना था तो मिनिमम भी निकाल लेंगे, अब फर्स्ट ही यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, अभी ये फर्स्ट ही चल रहा है, अब हमने यहाँ भी फर्स्ट ही यूज़ किया है। अब लेट्स सपोज मैं अब आपको कहता हूँ कि इस लिस्ट में से मुझे 23 से बड़ा जितने भी स्टूडेंट्स हैं एज में, 23 एज से जितने भी बड़े स्टूडेंट्स हैं, मुझे वो जो है उनमें से पहला दे दो कोई भी। अब हम जाके देखते हैं कि इस एरे में 23 एज से बड़े स्टूडेंट्स हैं। अगर आप एज देखें तो एज आपकी 21 है, 20 भी है, 22, 25 है, 24 है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे हैं 23 से ज़्यादा, ठीक है। अब इनमें से सबसे पहला जो होगा ये आपको रिटर्न कर देगा, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। अब 23 से एज में बहुत सारे मुझे मिल गए हैं, तो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट बिल्कुल फर्स्ट की तरह काम करेगा। अगर आपको इस कंडीशन के अगेंस्ट कोई वैल्यू मिलती है तो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में कोई फ़र्क नहीं है। इन दोनों में फ़र्क तब आएगा जब कोई वैल्यू नहीं मिलेगी इस कंडीशन के अगेंस्ट, तो फर्स्ट क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो करते हैं उस केस में, लेकिन फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। इस केस में क्योंकि स्टूडेंट टाइप है, यूज़र डिफाइन है, तो ये नल रिटर्न करेगा, ठीक है जी। सिमिलरली लास्ट का फंक्शन है बिल्कुल फर्स्ट की तरह है और ये आपको आखिरी वैल्यू रिटर्न करता है, फर्स्ट रिटर्न करता है। लास्ट और डिफ़ॉल्ट एग्जैक्टली अगर आप इस एरे के अंदर से वेयर अप्लाई कर रहे हैं और कोई वैल्यू नहीं है तो लास्ट क्रैश करने के चांस होंगे, लेकिन अगर मैं कंडीशन ऐसे लगाता हूं जिसमें कोई ना मिले तो ये क्रैश नहीं करेगा लास्ट और डिफ़ॉल्ट। ये अगर मिलता है तो वो फर्स्ट रिकॉर्ड दे देगा, नहीं मिलता तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा, ठीक है। हर एक डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट है, जैसे इंटीजर की 0 है, फ्लोट की 0.0 है, डबल की इसी तरह 0 है, बूलियन की फॉल्स है, कैरेक्टर की जो है ना वो नल कैरेक्टर है, स्ट्रिंग की इसी तरह नल स्ट्रिंग है, और आपका जो यूज़र डिफाइन है वो भी नल है, ठीक है। यहाँ तक जी हमारा वीक 7 का जो कुछ फर्स्ट का था, इसमें लास्ट भी कवर हो गया। अब हम आते हैं सिंगल की तरफ। सिंगल जो है ये करता है एक ही रिकॉर्ड रिटर्न करता है फर्स्ट की तरह, लेकिन ये कहता है कि मुझे जो एरे दे रहे हो अगर आप उस एरे के ऊपर सिंगल फंक्शन अप्लाई करते हैं और उस एरे में एक से ज़्यादा वैल्यू मौजूद हैं तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। हालांकि फर्स्ट ये नहीं करता था, फर्स्ट ज़्यादा मिलती खुश हो जाता, उसमें से एक दे देता आपको, ठीक है। सिंगल क्या करता है कि अगर एक से ज़्यादा मिलती हैं तब भी प्रॉब्लम करेगा, एक से कम होंगी तब भी। ये कहता है इस एरे में एग्जैक्टली 1 होगी तो मैं वही रिटर्न करूँगा। तो अब इसका मकसद कुछ और है, इसका मकसद ये है कि ये एश्योरिटी देता है कि अगर आपके पास किसी क्यूरी ने कोई रिज़ल्ट रिटर्न किया है, उस रिज़ल्ट को आपने 100% वेरीफाई करना है कि ये एक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, तो आप सिंगल उसके साथ यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर नहीं एक रिकॉर्ड तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। सिमिलरली एक है सिंगल और डिफ़ॉल्ट। सिंगल और डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अगर ये इस रिज़ल्ट से मुझे एक, जिस तरह एरेड नंबर मुझे पता है प्राइमरी कॉलम है तो अब मुझे एक ही रिकॉर्ड रिटर्न करेगा तो वो सिंगल वो उठा लेगा, लेकिन हो सकता है ये एरेड नंबर मौजूद ही ना हो तो एक रिकॉर्ड भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कि फिर सिंगल और डिफ़ॉल्ट उसको हैंडल कर लेगा और नल रिटर्न कर देगा मुझे, ठीक है जी। ये हो गया जी वीक 8 का। अब वीक 7 में हमारे पास एक फंक्शन है सेलेक्ट का।
बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, मल्टी कॉलम्स है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे सारे स्टूडेंट्स के कॉलम प्रिंट करने हैं, जिसको हम कहते हैं सेलेक्ट स्टैटिक, ठीक है। तो हम लिख देते हैं पूरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहता हूँ सिर्फ फर्स्ट नेम प्रिंट करना है तो मैं std डॉट फर्स्ट नेम कंसोल में प्रिंट कर देता हूँ, लेकिन क्यूरी कोई नहीं अप्लाई की। लिंक की क्यूरी के लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉपरली, अगर सिर्फ नाम ही चाहिए तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स डॉट सेलेक्ट, और उसको अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन में एग्जैक्टली जिस तरह ऑर्डर बाय में देते हैं, कॉलम का नाम दे दूंगा कि एस डॉट फर्स्ट नेम। तो अब ये स्टूडेंट्स के अंदर से सिर्फ फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करके एक स्ट्रिंग टाइप की क्यूरी बना देगा मुझे। अब ये जो इसमें वैल्यू रिटर्न हुई है, अगर ये देखें एफ नेम, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये स्ट्रिंग है, तो इसमें सिर्फ फर्स्ट नेम आ गया। अब मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ, सही है। सेलेक्ट आपके पास यहाँ पर अभी ये सिंगल कॉलम मैंने रिटर्न किया, अब एरेड नंबर करना था तो एरेड नंबर कर दिया मैंने। मल्टीपल के लिए हम अब आगे चलते हैं वीक 8 के अंदर, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि हमने सेलेक्ट में वेरिएशन क्या की थी, विद वेरिएंट थे। आगे चलते हैं, हम उस पर चलते हैं। हाँ जी ठीक है, यहाँ हमने डिस्कस किया है मल्टीपल कॉलम्स। अगर आप सेलेक्ट में फ़र्ज़ करें मैं फ़र्स्ट नेम भी करना चाह रहा हूँ, लास्ट नेम भी, ठीक है। तो सेलेक्ट का जो फंक्शन है वो कहता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा उठाने हैं कॉलम्स तो फिर आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे और आगे ब्लॉक बनाएंगे करली ब्रेसेस का, और एक एक करके कॉमा सेपरेटेड वो वैल्यू उठा लें आप। तो ये आपको सेलेक्ट जो है एक वैल्यू जो इस तरह रिटर्न करे सिंटैक्स में, इसको हम कहते हैं ये एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना के मुझे रिटर्न करेगा। अब ये डिटेल में आपका आ रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पूरा स्टूडेंट नहीं आ रहा, ठीक है। इन दोनों से मिलके एक और डेटा टाइप बन गई है, एंड दैट इज नेमलेस विच इज़ कॉल्ड एनोनिमस। तो ये देखिए ये एनोनिमस है, लेकिन इसमें बता रहे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। सिमिलरली नीचे अगर चलें तो हमने कहा है कि जी हम इसको अपनी मर्जी के नाम भी दे सकते हैं, मतलब फर्स्ट नेम को मैं शॉर्ट करके एफ नेम कर देता हूँ, लास्ट नेम को मैं एल नेम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब आपका जो सेलेक्ट है ये एक नए वेरिएबल्स बना के उनमें ये वैल्यू स्टोर करेगा। तो इसमें जब आपको रिटर्न होगा तो देखें एफ नेम एल नेम है, डेटा वही होगा, वेरिएबल के नाम आप अपनी मर्जी के रीनेम कर सकते हैं। इसी तरह वेयर के साथ के एंड पे आप सेलेक्ट कर लें, मतलब मैंने जेंडर मेल निकाले सारे और उनके सिर्फ एरिड नंबर, डिसिप्लिन और एज उठा लिए, ठीक है। तो ये अगेन हुई है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीक 8 की तरफ। अब हम वीक 8 में आ गए हैं और वीक 8 में हमने ज्वाइन को डिस्कस किया था लिंक के अंदर, ठीक है। तो हमने ज्वाइन के लिए सबसे पहले हमने एक एम्प्लॉय की क्लास बनाई जिसमें एम्प्लॉय के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, सैलरी, एक्सपीरियंस, जेंडर, डिपार्टमेंट आईडी एंड सिटी आईडी है, ठीक है। फिर हमने डिपार्टमेंट की क्लास बनाई थी जिसमें 2 एट्रीब्यूट थे और एक तीसरी क्लास बनाई थी सिटी की। तो ये 3 क्लासेस बनाई थी और इन 3 क्लासेस की फिर हमने एरे ले ली थी ऊपर, ठीक है। हम इसको जल्दी से गो थ्रू कर देते हैं। ये देखें सिटी के एक एरे बना ली थी जिसमें 3 सिटीज़ हमने ऐड कर दिए थे 1 2 3 आईडी के साथ। डिपार्टमेंट 100 एंड 1 2 3 4 तक हम गए थे, डिपार्टमेंट्स कर लिए थे। फिर नीचे हमने एम्प्लॉयज़ की एक एरे बनाई थी जिसमें हमने इन सिटी और डिपार्टमेंट आईडीज़ को यहाँ रेफ़र किया था, ठीक है। तो आप ये समझे कि अब हमने यहाँ रिलेशनशिप यूज़ किया है। तो हमारे पास 3 एरेज़ हैं, तीनों अलग-अलग क्लासेस की बेस पे हैं, सिटीज़, डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा ज्वाइन का फंक्शन है। ज्वाइन आपका एसक्यूएल का एग्जैक्टली वही करता है जो एसक्यूएल में ज्वाइन करते हैं, आप 2 टेबल्स को किसी भी कॉलम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन के अंदर हम पहले पढ़ रहे हैं इनर ज्वाइन, ठीक है, बाद में वेरिएशन देखेंगे। अब हमने स्टूडेंट्स और डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है। तो हमने क्या किया, डिपार्टमेंट्स डॉट ज्वाइन। अब डिपार्टमेंट्स जो हमारे पास डिपार्टमेंट की एरे है उसको मैंने कहा डॉट ज्वाइन। तो अब ज्वाइन का जो फंक्शन है लिंक के अंदर वो 4 पैरामीटर लेता है। तो आपने पहली एरे को कहा डॉट ज्वाइन और इसमें ज्वाइन के फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर है जो सेकंड एरे जिसके साथ आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। फिर इसमें जो सेकंड पैरामीटर है वो आपका लैम्डा एक्सप्रेशन है जो कि डिपार्टमेंट्स से ऑब्जेक्ट में इनपुट ले रहा होगा। मसलन ये जो हमने सेकंड पैरामीटर में डी लिया है ये डिपार्टमेंट से इनपुट ले रहा होगा और उसके अंदर क्योंकि डिपार्टमेंट से इनपुट पूरे डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मैंने उससे कहा कि जो डिपार्टमेंट के अंदर जो आईडी है उसको ज्वाइन में कंसिडर करना है। तीसरा पैरामीटर जो में लैम्डा एक्सप्रेशन है वो है एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब इस वाली में से आ रहा है। और हमने जो ई बनाया है उसमें हमने कहा है कि जी एम्प्लॉय के पास जो डिपार्टमेंट आईडी है ये आपने ज्वाइन में कंसिडर करनी है। अब ये दोनों के ऊपर आपका एक भी ज्वाइन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इसमें लास्ट पैरामीटर जो है ये इसमें 2 इनपुट आ रही हैं, इसमें एक डी है और एक कॉमा ई है। डी डिपार्टमेंट से आ रहा है मीन्स के डिपार्टमेंट वाले एरे से, और ई एम्प्लॉय की एरे से आ रहा है, ठीक है। इसका सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है मीन्स कि ये डी जो है ये पहले वाले से आएगा
और जो सेकंड पैरामीटर है ये दूसरे वाले से आएगा। सही है जी। और मैं चाह रहा हूँ कि सारे कॉलम सही हैं, तो मैंने दोनों पूरा मतलब पूरे डी को और पूरी ई को उठा दिया, जिस तरह हमने पिछले में फर्स्ट नेम लास्ट नेम किया था, और इसको न्यू मीन्स के एक नया एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मेरे पास जब ये क्यूरी रिटर्न होगी क्यूरी 4, तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आर एस ये एक एनोनिमस है, और इसके अंदर पूरा डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है और पूरा एम्प्लॉय पड़ा हुआ है, मतलब एक रिकॉर्ड पूरा पड़ा हुआ है अलॉन्ग विद ऑल कॉलम्स। तो मैं जब आर एस को प्रिंट करूँगा तो ये मुझे सारे एम्प्लॉयज़ के मतलब सारे एम्प्लॉयज़ सॉरी कह रहा हूँ, एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय के सारे कॉलम्स और उस स्पेसिफिक करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट के कॉलम्स प्रिंट करेगा। मीन्स कि ये हमारी ज्वाइन की क्यूरी होगी। ये थे ज्वाइन अलॉन्ग विद ऑल कॉलम्स। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ज्वाइन मैंने वही लगाना है डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को, लेकिन उठाने सिर्फ एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स हैं, अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डी डॉट स्टैटिक नहीं बल्कि ई डॉट स्टैटिक ओनली बस, तो फिर आप फोर्थ पैरामीटर में सिर्फ चेंज करेंगे, मतलब डी कॉमा ई जो इनपुट ले रहे हैं उसमें सिर्फ ई को आप थ्रो करेंगे। ठीक है कि मुझे सिर्फ ई करना है, तो अब एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो फिर आपको न्यू करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें मल्टीपल कॉलम है, लेकिन ई जो है एक कंपोजिट ऑब्जेक्ट है खुद इटसेल्फ, तो इसलिए आप इसके साथ न्यू नहीं लगा सकते। और इसको आप प्रिंट करेंगे तो अब आर एस में क्या होगा, ये एनोनिमस नहीं है बल्कि ये एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम आते हैं थोड़े से कस्टम कॉलम्स की तरफ। मसलन हमने ज्वाइन अप्लाई किया, और ज्वाइन के बाद हमने कहा कि एम्प्लॉय का नाम मुझे चाहिए, एम्प्लॉय का जेंडर चाहिए, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस सैलरी और डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। अब मैं नेम देखूँ तो एम्प्लॉय के अंदर भी नेम का कॉलम है, डिपार्टमेंट के अंदर भी नेम है, क्योंकि ये तो आपके फिर दोनों जोन से हैं सिमिलर कॉलम, तो एम्बिग्विटी बन जाती है स्कूल में भी, तो इसलिए मैंने डिपार्टमेंट का जो नेम है उसको एज करके DEPT नेम कर दिया। तो ज्वाइन के अंदर तो कंडीशन वही है। न्यू में हमने अब कहा है कि मुझे पूरा ई नहीं चाहिए बल्कि ई का नाफज, इस ई का नेम, जेंडर, एक्सपीरियंस चाहिए, सैलरी चाहिए, और जो फोर्थ है वो मुझे डी डॉट नेम चाहिए। अगर मैं ऐसे ही लिख दूंगा और ये इक्वल टू नहीं करूंगा तो वो ई डॉट नेम और डी डॉट नेम की वजह से कन्फ्यूजन करेगा, वो बता रहा है कि जी आपका सेम नेम नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और इसको कहता हूँ जी आज इस नेम को आप DEPT नेम कर दें, ताकि यहाँ से बाहर क्यूरी 6 में जब जाएगा तो नेम एम्प्लॉय का होगा और DEPT नेम जो है वो डिपार्टमेंट का नाम होगा। तो अब ये जो एनोनिमस है इसमें आपके सारे वो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ये टूल टिप में आप देख सकते हैं, नेम, जेंडर, एक्सपीरियंस, सैलरी, डेप्थ नेम। ठीक है, तो ये आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आप उनको ज्वाइन जो है बिल्कुल आपने अगर ये देखो हमने सेलेक्ट किया है थोड़ी देर पहले, और ये एग्जैक्टली सेलेक्ट वाला मॉडल है। अगर आप यहाँ से देखें न्यू से तो ये सेलेक्ट ही का काम कर रहा है ज्वाइन। तो ज्वाइन दो काम करते हैं, ज्वाइन भी करते हैं और अपने आप अपनी मर्जी का कॉलम भी उससे सेलेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है जी, इंटरेस्टिंगली। अब ज्वाइन के साथ हमने वेयर अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन ज्वाइन के बाद अगर हमें वेयर अप्लाई करना है तो वेयर के अंदर हमें जो वेरिएबल मिलेगा वो वही मिलेगा जो ज्वाइन मुझे देगा, मीन्स कि ये चीज़ें आगे वी में मिलेंगी वेयर में। तो अब वी के अंदर इन तीनों में से किसी एक पे कंडीशन लगा सकता हूँ, तो मैं कहूँगा वी डॉट DEPT नेम, मीन्स के अब वी डॉट नेम नहीं करूँगा वरना एम्प्लॉय का नाम होगा, तो ये जो नई चीज़ है ये आपके आगे शिफ्ट होगी। तो इसका मतलब है मैंने HR डिपार्टमेंट पर वेयर भी अप्लाई कर दिया ज्वाइन के बाद। सिमिलरली हमने जो सा है यही वाली क्यूरी, अगर आप ये जो कब देख रहे हैं इसमें हमने क्यूरी 8 में हमने क्या किया, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के अंदर अब सारे कॉलम्स को मैंने एलियस नेम बना दिए हैं, मतलब नेम को ई नेम कर दिया, जेंडर को जेंडर ही रहने दिया, एक्सपीरियंस को EXP कर दिया, सैलरी ऐसे ही रहने दिया, और डिपार्टमेंट नेम को जो है ना डी नेम कर दिया। इसका मतलब हर एक को आप अपनी मर्जी के नाम दे सकते हैं, जिसको नहीं देना नहीं दे सकते। तो ये थोड़ी सी मिक्सचर है। अब यहाँ पर हमने ज्वाइन के बाद ऑर्डर बाय अप्लाई किया, ऑर्डर बाय उस पर कर सकते हैं ऑब्वियसली जो आपको ज्वाइन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी अगेन आपने सैलरी पे ऑर्डर बाय किया, एक्सपीरियंस पे सॉरी किया, लेकिन एक्सपीरियंस में आप यहाँ ये पूरा नहीं लिखेंगे, जो नया नाम है EXP उस पर करेंगे। सही है जी। बाकी ये सारे वेरिएशन वही है जो हम देख चुके हैं। अब हमने ज्वाइन के बाद वेयर अप्लाई किया, फिर ऑर्डर बाय अप्लाई किया, तो सारी कम्बिनेशन यहाँ पर इफेक्टिव हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर देन बाय भी यूज़ किया है, ठीक है। और फिर हमने ज्वाइन के बाद हमने डिपार्टमेंट और उनको ज्वाइन किया, सारे कॉलम उठा लिए, फिर हमने जेंडर मेल के ऊपर अप्लाई किया, और फिर हमने अपनी मर्ज़ी के कॉलम सेलेक्ट कर लिए जो हम चाहते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं। आज की रिव्यू हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। इसमें हमने वीक 1 से लेकर वीक 8 को एक क्विक थ्रू कर लिया है। ठीक है जी, थैंक यू जी।